बीजेपी के लोग जितना बड़ा झूठ बोलते हैं उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी सत्ता के नशे में, घमंड में हैं। को ईवीएम लेकर के ऊपर तमाम भरोसा नहीं है देश की जनता को। लोग चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं होने देना चाहते। शायद उन्हें ईवीएम के सहारे से कुछ फायदे ही मिल रहे हैं। राजभर समाज जिसके पूर्वज राजा सुहेलदेव जी रहे, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता आजमगढ़, तो क्या 2024 का ये गढ़ बचाने में आप लोग सफल रहेंगे? तो बीजेपी सरकार की नियति ही थी कि वो न बच पाए। नमस्कार, अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के लोकसभा के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी है। आइए आजमगढ़ के जो है राजनीतिक और पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा करते हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी दोबारा यहाँ से आपको प्रत्याशी जो है मैदान में उतारा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं चूंकि पार्टी ने मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया आजमगढ़ लोकसभा का, उसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, अपने नेताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी, जिस सरजमी के बारे में लोग मानते हैं कि आजमगढ़ हमेशा नेताजी के दिल की धड़कन की तरह से रहा है, नेताजी के दिल के हमेशा नज़दीक रहा है और ये समाजवादी आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे शानदार क्षेत्र में मुझे मौका दिया पार्टी के लिए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वही सर जो है, अगर उपचुनाव की बात कर ले, फिर अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इस उपचुनाव और इस चुनाव को लेते हुए अब क्या अंतर देख पा रहे हैं सर? बहुत व्यापक अंतर है। बहुत लोगों में समर्थन, जन समर्थन बढ़ा है। लोगों के दिल में तमन्ना थी, उपचुनाव में ज़रूर था कि उससे कोई बड़ा सरकार का परिवर्तन नहीं होने जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में लोगों के दिल में है कि मोदी जी को हटाना है, इंडिया को लाना है। तो स्वाभाविक एक बड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन के कारण है। वही सर, आपने उपचुनाव में जिस तरीके से मशीनरी और जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन तमाम चीजों पर आपने आरोप लगाया, तो उसको इस चुनाव में कैसे आप फेस करेंगे? अब चुनाव शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या रोल प्ले करते हैं वो लोग, लेकिन जनता की ताकत फेस करेगी। वही जो है अभी बीते जो है मुख्तार अंसारी की घटना हुई, तो क्या आजमगढ़ के राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, इसको राजनीतिक तौर पे हम कभी नहीं देखते। हम लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं। जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत संवेदनहीन घटना है। आप सोचिए कि जेल के अंदर जहाँ लोग सुरक्षित मानते हैं अपने को, उस जेल के अंदर उन्हें स्लो पॉइज़न दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जो व्यक्ति रात को 2 बजे आईसीयू में भर्ती किया गया, अगले दिन 4 बजे उसको वापस बैरक में भेज दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो बीजेपी सरकार की नियति ही थी कि वो ना बच पाएँ और बीजेपी सरकार के षड्यंत्रों के कारण ही उनकी डेथ हुई है या हत्या हुई है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस पर बयान आता है, अब अपराधी जो है जेल में जाने से भी डरते हैं, तो धर्मेंद्र यादव जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी सत्ता के नशे में, घमंड में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली उसका पालन भी करना होता है और नहीं पालन करते तो फिर जनता उसका जवाब भी देगी। ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गाजीपुर वाली घटना हुई हो या यहाँ पे आदरणीय रमाकांत जी के साथ जो है अन्याय हो रहा है, फर्जी मुकदमे में पिछले लगभग पौने 2 सालों से वो जेल में बंद हैं, यहाँ के इतने सम्मानित नेता हैं, या आदरणीय आजम साहब के परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है, इरफान सोलंकी साहब के साथ हो रहा है, झांसी के लोगों के साथ हुआ, कल खजुराहो की टिकट का पर्चा कैंसिल किया गया, या एटा में हो रहा है, नाहिद के साथ जो हो रहा था, कैराना वालों के साथ, ये सब घटनाओं को प्रदेश के लोग देख रहे हैं और लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाल के इसका जवाब देंगे। इस बार जो है जिस तरीके से गुड्डू जमाली जी आ गए हैं, काफी जो है ग्राउंड लेवल पर भी अब मजबूती दिख रही है, तो ये किस रूप में आप देख रहे हैं गुड्डू जमाली के पार्टी में शामिल होने के? बहुत अच्छा फैसला रहा आदरणीय जमाली साहब का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस फैसले को और बेहतर बनाते हुए उन्हें सदन में पहुंचाने का काम किया और निश्चित तौर पे उनके आने से बहुत व्यापक पार्टी को भी फायदा है और उनकी भी इच्छा यही है कि बीजेपी हारे। हम दोनों की इच्छा यही थी कि बीजेपी हारे, लेकिन कहीं न कहीं आपस में हम लोग एक नहीं थे, उसका परिणाम या फ़ायदा बीजेपी के लोग ले गए। लेकिन आज बीजेपी को फ़ायदा कहीं से नहीं पहुँच पाएगा। हर लोग, हर व्यक्ति अपने लेवल पे ज़िम्मेदारी के साथ बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और गुड्डू भाई को धन्यवाद दूँगा। जमाली साहब को लाने के में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने किया है, इनके नामा राशि हैं, उनका नाम भी गुड्डू है, इनका नाम भी गुड्डू है। जी,
वही जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता आजमगढ़। तो क्या 2024 का ये गढ़ बचाने में आप लोग सफल रहेंगे? बिल्कुल सफल होंगे, आज़मगढ़ की जनता के आशीर्वाद से सफल होंगे। आज़मगढ़ के लोग जिस तरह से नेताजी को मानते रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे और मैं अपनी ओर से आज़मगढ़ वालों को भरोसा दिलाता हूँ। जिस रास्ते पर नेताजी ने आज़मगढ़ के लोगों की सेवा के रास्ता सिखाया, आड़े अखिलेश यादव ने उसको और आगे बढ़ाया। मैं कोशिश करूँगा, हालाँकि मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से आज़मगढ़ के लोगों की बेहतर सेवा कर सकूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से कॉन्फिडेंस से 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी का क्या नारा है सर? बीजेपी के लोग झूठ को जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, समझ लो उतना ही बड़ा झूठ है। यही कॉन्फिडेंस से 15 लाख खाते में आ रहा था, सभी के खातों में, आपके में भी आ रहा था, हमारे में भी आ रहा था। यही कॉन्फिडेंस दिया था नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार का। यही कॉन्फिडेंस दिया था किसानों को आमदनी दूनी करने का। यही कॉन्फिडेंस दिया था लोगों को कि देश की महँगाई कम करने का। तो बीजेपी के लोग जितना बड़ा झूठ बोलते हैं, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। क्योंकि उनको महारत हासिल है और उनको ट्रेनिंग भी इसी बात की है कि वो झूठ कितना बोल रहे हैं, कितना बड़ा बोल रहे हैं, कब वो गणेश जी को दूध पिलवा दें। तो इन चीज़ों की तो उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आजमगढ़ के मतदाताओं के बीच में आप कौन-कौन से जो है मुद्दे ले जा रहे हैं सर? बहुत सारे मुद्दे हैं, पीढ़ी के मुद्दे हैं, संविधान को बचाने का मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, लोगों के साथ न्याय दिलाने, भागीदारी दिलाने का मुद्दा है, आपकी बेरोज़गारी का मुद्दा है, महँगाई का मुद्दा है। मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इतने मुद्दे जनरेट कर दिए हैं और हालाँकि अभी कुछ दिनों के अंदर पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, तो और हम लोग रिफाइंड तौर पर चीज़ों को लेके जाएँगे, लेकिन ये मुद्दे सब शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का सवाल शामिल है, जितने संविदा कर्मचारी हैं उनका आरक्षण नहीं हो रहा है, उनको सही मानदेय नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे हैं। शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, आंगनबाड़ी का मुद्दा है, रोज़गार सेवकों का मुद्दा है, आपके अटेवा के पुरानी पेंशन का मुद्दा है। मुद्दों की कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। इन सभी मुद्दों पे पार्टी का दृष्टिकोण भी आएगा घोषणा पत्र के माध्यम से। वही जो है कल अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया, ओम प्रकाश राजभर के बेटे जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने उनको जो है घुटने पर टेक करवा कर माफी मंगवाया, तो इस पर जो है आपकी क्या बयान है? वही ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ थे, अब जो है पार्टी एनडीए में शामिल हो। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी दिन में कितने बार कितने तरीके के बयान देते हैं, सारे बयान कितने एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, वो आपसे, हमसे या किसी से अब छुपा नहीं है। वो जो कल की घटना जिसके बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि राजभर समाज, जिसके पूर्वज राजा सुहेलदेव जी रहे, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान उठाए होंगे, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नहीं गिराए हैं। लेकिन जिस लीडर की या जिनकी बात कर रहे हैं, सांसद बनने मात्र के लिए किस तरीके से घुटने टिकवा रहे हैं, माफ़ियाँ मंगवा रहे हैं, इस बात को राजभर समाज बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, लोग, राजभर समाज के लोग, और जवाब देंगे। और इन घुटना टेक जो नेता लोग हैं, जो राजा सुहेलदेव जी के सम्मान और स्वाभिमान को एक पद के लिए जिसका पूरी तरह से समर्पण कर दे रहे हैं, सम्मान स्वाभिमान का, ऐसे लोगों के साथ राजभर समाज नहीं खड़ा हो सकता। राजभर समाज, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने की जो ताकत रखने वाले नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका साथ देंगे। इस बार जो है चुनाव आयोग पर जिस तरीके से जो ईवीएम और बैलेट पेपर की पत्ती पर जो है आप क्या कहेंगे? क्योंकि जनता के बीच में जब जनता की आवाज जा रही है, तो बहुत सारे जो है जनता सवाल उठा रहे ईवीएम को लेकर। तमाम भरोसा नहीं है देश की जनता को, लोग चाहते हैं बैलेट से पेपर हो, से चुनाव हो, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं होने देना चाहते। शायद उन्हें ईवीएम के सारे से कुछ फायदे ही मिल रहे हैं। लास्ट सर सवाल होगा, जिस तरीके से आपकी पार्टी पिछले चुनाव में जो है एमवाई जो मुस्लिम और यादव वो वोटर काटे गए और वोट पुलिस नहीं डालने दी गई, तो आपकी क्या रणनीति होगी? कैसे जो आप लोग इस चीज को फेस करेंगे? जनता के माध्यम से, और जनता जवाब देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।